कहानी की शुरुआत पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से होती है। कमिश्नर के बुलाने पर इंस्पेक्टर चलपति उससे मिलने के लिए आता है। कमिश्नर उससे कहता है कि इस वक्त स्मगलिंग हमारे शहर की सबसे बड़ी समस्या है। हमने सप्लाई करने वाले लोगों को तो अरेस्ट कर लिया है, सबके सब जेल में हैं, लेकिन अब भी पूरे शहर में सप्लाई हो रही है। हमें उन्हें रोकने के लिए कुछ तो करना ही होगा। चलपति कहता है कि मेरा एक खबरी इसी काम पर लगा हुआ है और जल्द ही वो मुझे एक ऐसी टिप देने वाला है जिससे कि हम शहर में ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट करने वालों को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। एक तरफ पुलिस ड्रग्स सप्लाई करने वालों को पकड़ने के लिए अपना जाल बिछा रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ हम एक ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूटर माइकल को देखते हैं। माइकल को पता चल चुका था कि उसकी गैंग में एक गद्दार है जो कि पुलिस को सारी इंफॉर्मेशंस दे रहा है। माइकल अपनी गैंग वालों के सामने ही उस गद्दार को गोली मार देता है, लेकिन असल में वो पुलिस का खबरी नहीं था। दूसरी तरफ हम चलपति को देखते हैं। चलपति का खबरी उसके पास होता है। वो खबरी असल में माइकल के ही एक ट्रक का ड्राइवर था। वो कहता है कि मैं जल्द ही आपको एक बड़ी टिप देने वाला हूँ, क्योंकि शायद आज ही माइकल एक बड़ा सा कंसाइनमेंट भेजने वाला है, बस आप अपना फोन ऑन रखना। इसी के साथ हम ईश्वर नाम के एक लड़के को देखते हैं। ईश्वर के घर पर एक लड़की की लाश पड़ी होती है और ईश्वर अपने घर से सारे फिंगरप्रिंट्स मिटाता है और पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्मेशन देता है कि मेरे घर पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। लेकिन ये लड़की कौन है और इसका मर्डर किसने किया, इस बारे में आगे बात करेंगे। इंस्पेक्टर राजा ईश्वर के घर केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। तभी उसे चलपति का कॉल आता है। राजा उसे अपने केस के बारे में बताता है। वो कहता है कि लाश घर के अंदर से मिली है, लेकिन घर के अंदर कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं। फिर वो चलपति के कहने पर उसे लाश की फोटो भेजता है और फोटो देखते ही चलपति फिर से राजा को कॉल करता है और उससे कहता है कि ये पक्का एक मर्डर केस ही है, लेकिन तुम सस्पेक्ट को लेकर पुलिस स्टेशन मत जाना, उसे लेकर मेरे पास आ जाओ, हम दोनों उससे पूछताछ करेंगे। चलपति उसे हाईवे के किनारे वाले एक ढाबे पर मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद राजा ईश्वर को लेकर हाईवे वाले ढाबे पर पहुंच जाता है। ढाबे पर चलपति पहले से ही उन दोनों का इंतजार कर रहा था। चलपति ईश्वर से कहता है कि तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ कि तुम उस लड़की से कब, कहां और कैसे मिले। ईश्वर उन्हें अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि ईश्वर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और एक शाम उसका एक दोस्त अविनाश बार में बैठकर शराब पी रहा होता है। ईश्वर अपने एक और दोस्त के साथ उसके पास जाता है। पूछने पर अविनाश उन दोनों को अपनी मर्दाना प्रॉब्लम के बारे में बताता है। दरअसल अविनाश कल रात अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपने घर आया था, लेकिन उसके साथ कुछ कर नहीं पाया था और अब वो बार में बैठकर शराब पी रहा होता है। उसकी प्रॉब्लम सुनने के बाद ये दोनों अविनाश को लेकर एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उसे एक हाई डोज की दवा देता है। घर आने के बाद वो लोग एक कॉल गर्ल को बुलाते हैं, लेकिन दवा खाने के बाद भी अविनाश उसके साथ कुछ नहीं कर पाता। अगले दिन ये लोग फिर से उस डॉक्टर के पास जाते हैं। तब डॉक्टर इनसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें हाई डोज दिया था, फिर भी काम नहीं कर रहा है। इसके बाद डॉक्टर उन लोगों को एक पैराडाइज आश्रम का एड्रेस देता है। वो कहता है कि तुम जैसे पेशेंट्स के लिए यह जगह एक स्वर्ग है। एड्रेस मिलने के बाद तीनों उस बाबा के आश्रम पैराडाइज में पहुंच जाते हैं। आश्रम में पहुंचते ही उन सब से उनका फोन ले लिया जाता है। इसके बाद पैराडाइज में हम आश्रम के बाबा को देखते हैं। बाबा का प्रवचन सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। बाबा उन सब से कहता है कि आश्रम में आप सबको अपने आप से आज़ाद होना होगा। आपको अपने चेहरे का मास्क उतार देना है और जब तक आप आश्रम में हैं आपको आश्रम में पूरी तरह से एंजॉय करना है। इसके बाद बाबा सभी को एक छोटे से ग्लास में एक दवा पीने के लिए देता है। दवा पीने के बाद सभी भक्त एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। तब बाबा के लिए काम करने वाली एक लड़की लेजी उन सब के पास आती है और सबको अपनी आंखों पर पट्टी बांधने के लिए देती है और फिर उनसे कहती है कि ये पट्टी बांधने के बाद आप सब लोग अपने लिए एक एक पार्टनर चुनेंगे और जब तक आप इस आश्रम में हैं आप अपने पार्टनर के साथ जमकर रोमांस कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि आपको किसी के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना है और आश्रम के बाहर आप उनसे कांटेक्ट भी नहीं करेंगे।
सब लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने लिए अपने पार्टनर्स को सिलेक्ट करते हैं। ईश्वर को देखते ही लेजी उससे इम्प्रेस हो गई थी। वो जानबूझकर ईश्वर के पास जाकर उसे अपना पार्टनर बना लेती है और जब तक ईश्वर पैराडाइज में होता है दोनों जमकर रोमांस करते हैं और फिर ईश्वर अपने दोस्तों के साथ आश्रम से वापस आने लगता है। एक बार फिर से लेजी उसके पास आती है और उससे कहती है कि अब तुम मुझसे दोबारा कांटेक्ट मत करना। इधर प्रेजेंट में इंस्पेक्टर चलपति को जेल से एक पुलिस वाले का कॉल आता है। वो चलपति से कहता है कि आज हम डी गैंग को कोर्ट लेकर जा रहे हैं, लेकिन एक पेपर पर हमें आपके साइन चाहिए। चलपति उन्हें भी ढाबे का एड्रेस देकर ढाबे पर आने के लिए बोल देता है। इसी के साथ हम जेल में बंद डी गैंग के उन मुजरिमों को देखते हैं जिन्हें चलपति ने ही अरेस्ट किया था और जेल में उन सभी को चलपति ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। डी गैंग और चलपति के बीच में क्या हुआ था यह सब कुछ दंडुपाल्या फिल्म में देखने के लिए मिला था। खैर, इस फिल्म में डी गैंग के सभी 7 गुंडे अब चलपति से बदला लेने के लिए तड़प रहे होते हैं। खैर, पुलिस वाले डी गैंग को गाड़ी में बिठाते हैं और उन्हें लेकर कोर्ट जाने की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ हम माइकल की गैंग को देखते हैं। वो लोग भी ट्रक में ड्रग्स लोड करने की तैयारी कर रहे होते हैं। चलपति का खबरी वो ड्राइवर भी उनके साथ ही होता है। वो चलपति को कॉल करता है और कहता है कि जैसे ही ट्रक्स यहाँ से निकलेंगे मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। इधर ढाबे पर चलपति के कहने पर ईश्वर उन्हें आगे की कहानी सुनाना शुरू कर देता है। आश्रम से वापस आने के बाद ईश्वर को उसकी माँ का कॉल आता है। वो ईश्वर को जल्दी से अपने गांव में अपने घर बुलाती है। ईश्वर घर जाता है तब पता चलता है कि ईश्वर की माँ उसकी शादी की तैयारियां कर रही है। दरअसल ईश्वर की बहन अपनी बेटी देवी के साथ ईश्वर की शादी करवाना चाहती थी। बचपन से ही देवी को भी यही बताया गया था और इसलिए देवी बचपन से ही ईश्वर से प्यार करती थी और उसे अपना पति भी मान चुकी थी। ईश्वर अभी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन आखिरकार फैमिली प्रेशर में आकर ईश्वर देवी से शादी करने के लिए मान जाता है और कुछ ही दिनों में देवी से उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद ईश्वर देवी को लेकर वापस शहर आ जाता है। देवी के साथ उसकी लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है और एक दिन ईश्वर अपने ऑफिस के दोस्तों को अपने घर पर पार्टी देता है और इस पार्टी में एक गेस्ट आती है जिसे ईश्वर ने इनवाइट नहीं किया था। वो देवी को बताती है कि मैं ईश्वर की कॉलेज फ्रेंड हूँ। देवी उससे मिलकर खुश हो जाती है, लेकिन लेजी को देखने के बाद ईश्वर और उसके दोस्त सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। ईश्वर लेजी को अकेले में लेकर जाता है और उसे कहता है कि तुमने ही कहा था कि जो पैराडाइज में हुआ वो पैराडाइज में ही रहेगा, तो अब तुम यहाँ क्यों आई हो? लेजी उससे कहती है कि मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही हूँ और मैं भी अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और वो ईश्वर को किस करने लगती है। वो ईश्वर को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी वहाँ देवी भी आ जाती है। देवी को देखने के बाद ईश्वर उससे झूठ बोलता है कि लेजी सिगरेट पीना चाहती थी, इसलिए मैं इसे लेकर यहाँ साइड में आ गया। इसी के साथ एक बार फिर से हम प्रेजेंट की कहानी को देखते हैं। पुलिस वाले डी गैंग को लेकर हाईवे से कोर्ट जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में डी गैंग के गुंडे पुलिस वालों के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। वो लोग पुलिस वालों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और आखिर में एक पुलिस वाले से चलपति के बारे में पूछते हैं कि हमें चलपति कहाँ मिलेगा। वो पुलिस वाला डर के मारे उन्हें चलपति के बारे में बता देता है कि चलपति हाईवे वाले ढाबे पर हम सबका इंतजार कर रहा है। ये लोग पुलिस वालों को मारकर चलपति को मारने के लिए ढाबे की तरफ पैदल ही जाने लगते हैं। इधर माइकल गैंग के लोग भी ट्रक में ड्रग्स लेकर हाईवे से जा रहे होते हैं। मौका देखकर ड्राइवर भी चलपति को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं हाईवे पर हूँ और ट्रक लेकर ढाबे पर आ रहा हूँ, बस आप तैयार रहना। फोन रखने के बाद चलपति एक बार फिर से ईश्वर के पास आता है और उसे अपने आगे की कहानी सुनाने के लिए कहता है। उधर पार्टी खत्म होने के बाद उस रात लेजी ईश्वर के घर पर ही रुक गई थी। अगली सुबह वो लोग एक साथ में नाश्ता कर रहे होते हैं। देवी के पूछने पर लेजी कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही आई हूँ और एक होटल में रुकी हूँ, कुछ दिनों में वापस चली जाऊंगी। लेकिन देवी कहती है कि तुम ईश्वर की दोस्त हो तो तुम्हें होटल में रुकने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ हमारे साथ इसी घर में रह सकती हो। लेजी तो यही चाहती थी। वो तुरंत इसके लिए मान जाती है
अब ईश्वर की हालत खराब हो जाती है। वो सोचता है कि अगर देवी को पता चला कि पैराडाइज में हम दोनों के बीच में क्या हुआ था तो देवी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। वो लेजी को घर से जाने के लिए कहता है, लेकिन लेजी उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें ईश्वर और लेजी दोनों पैराडाइज में रोमांस कर रहे थे। वो ईश्वर से कहती है कि तुम फैसला कर लो कि तुम मेरे साथ एक रात बिताओगे या मैं वीडियो देवी को दिखा दूं। एक तरफ लेजी ईश्वर को ब्लैकमेल कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ देवी लेजी के साथ दोस्ती कर लेती है और अगले दिन दोनों शॉपिंग पर भी एक साथ जाते हैं। देवी उसके साथ बहुत खुश होती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है और एक दिन ईश्वर अपने ऑफिस में होता है, तब लेजी उसे कॉल करके बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने के लिए आई हूँ। यह सुनकर ईश्वर शॉक्ड हो जाता है। वो भागकर हॉस्पिटल जाता है, तब पता चलता है कि लेजी ने झूठ बोला था। वो देवी को चेकअप के लिए लेकर आई थी और देवी प्रेग्नेंट है। देवी की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर ईश्वर इमोशनल हो जाता है। वो शाम को अपने घर आता है, लेकिन अब वो देवी को सच्चाई बताने का फैसला करता है। वो देवी से कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है, शादी से पहले उसका एक लड़की के साथ अफेयर था, लेकिन शादी से पहले ही उनका ब्रेकअप हो गया था। ये बात उसकी वाइफ को पता चली तो अब उसकी वाइफ झगड़ा कर रही है। अब तुम बताओ कि मुझे इस मामले में क्या करना चाहिए। देवी कहती है कि ऐसा होता रहता है, कोई लड़का शादी से पहले कितनी लड़कियों के साथ रोमांस करता है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शादी के बाद उसे वफादार होना चाहिए। देवी की बातें सुनकर ईश्वर को बहुत सुकून मिलता है। इसके बाद वो लेजी के कमरे में जाता है और उसे कहता है कि कल सुबह तक अगर तुम इस घर से नहीं गई तो मैं खुद देवी को सब कुछ बता दूंगा और वो तुम्हें घर से निकाल देगी। लेजी भी उन दोनों की बातें सुन चुकी थी। वो ईश्वर से कहती है कि आश्रम में तुमने जो दवा पी थी वो कोई दवा नहीं, एक इलीगल ड्रग्स था जिसे खरीदना और बेचना दोनों इलीगल है और ब्लड टेस्ट से उस ड्रग्स के बारे में पता भी चल जाएगा। इसलिए अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जेल जाने के लिए तैयार रहना। इसके बाद एक बार फिर से हम प्रेजेंट की कहानी देखते हैं। इधर पुलिस कमिश्नर को भी पता चल जाता है कि कोर्ट लेकर जाते समय डी गैंग के गुंडे पुलिस वालों को मारकर भाग चुके हैं और वो पूरी पुलिस फोर्स को अलर्ट कर देता है, किसी भी तरह से डी गैंग को पकड़ने के लिए कहता है। दूसरी तरफ माइकल गैंग का ड्राइवर हाईवे पर ट्रक लेकर जा रहा होता है कि तभी रास्ते में डी गैंग के गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। वो लोग ड्राइवर के एक साथी को जान से मार देते हैं। ड्राइवर चलपति को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन ये गुंडे उसका फोन छीन कर बाहर फेंक देते हैं और उस ड्राइवर को ट्रक लेकर हाईवे वाले ढाबे पर चलने के लिए कहते हैं। इधर माइकल को भी पता चल जाता है कि कोई उसके ट्रक को लूट कर ले जा रहा है। माइकल भी अपनी गैंग के साथ उस ट्रक को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर इन सब से अनजान चलपति ईश्वर से आगे की कहानी सुनाने के लिए कहता है और ईश्वर बताता है कि मर्डर वाले दिन सुबह में देवी अपना सामान पैक कर रही थी। उसने मुझे बताया कि मैं 2 दिन के लिए गाँव जा रही हूँ। मैं उसे लेकर रेलवे स्टेशन गया था और जब मैं घर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे घर में लेजी की लाश पड़ी है। शायद उसने सुसाइड कर ली थी। मैंने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। चलपति और राजा दोनों को लेजी के सुसाइड वाली बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन वो ईश्वर से कुछ पूछते उसके पहले ही डी गैंग के गुंडे ढाबे पर पहुंच जाते हैं। ढाबे पर पहुंचते ही वो ड्राइवर चिल्लाकर चलपति को बताता है कि ये लोग आपको मारने के लिए आए हैं। उन गुंडों को देखते ही चलपति को सब कुछ याद आ जाता है। वो समझ जाता है कि डी गैंग के गुंडे अब मुझसे बदला लेने के लिए आए हुए हैं। वो तुरंत एक्शन में आ जाता है। ढाबे पर काफी देर तक उनके बीच फाइट होती है। बहुत जबरदस्त खून खराबा देखने को मिलता है। फाइट के बीच में ही एक गुंडा चलपति को मारने वाला ही होता है कि तभी ईश्वर बीच में आकर चलपति की जान बचा लेता है और उस गुंडे को पकड़कर उसकी पिटाई करने लगता है। इसके बाद माइकल भी अपनी गैंग के साथ अपना ट्रक ढूंढते हुए ढाबे पर पहुंच जाता है। काफी देर तक उनके बीच भी फाइट चलती है और आखिरकार चलपति, राजा और ईश्वर तीनों मिलकर माइकल गैंग और डी गैंग के सभी गुंडों को जान से मार देते हैं। पुलिस कमिश्नर भी पूरी फोर्स के साथ ढाबे पर पहुंच जाता है। आगे बाकी पुलिस वाले सब कुछ संभाल लेते हैं। चलपति भी कमिश्नर से कहता है कि मैंने इन सबको जिंदा पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया
और सब लोग मारे जा चुके हैं। चलपति भी इस लड़ाई में काफी घायल हो चुका था। कमिश्नर भी उसे आराम करने के लिए कहता है, लेकिन इन सब के बाद भी लेजी का केस अब भी सॉल्व नहीं हुआ था। कुछ दिनों के बाद ईश्वर फिर से उनके साथ पुलिस स्टेशन में होता है और आज राजा उससे कहता है कि तुम सच सच बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। तब ईश्वर उन्हें बताता है कि दरअसल उस दिन देवी को स्टेशन ड्रॉप करने के बाद मैं अपने ऑफिस चला गया था। थोड़ी देर बाद ईश्वर को लेजी का वीडियो कॉल आता है। देवी की साड़ी पहनकर लेजी उसे फिर से ब्लैकमेल कर रही होती है, सिड्यूस कर रही होती है कि तभी देवी घर वापस आ जाती है। दरअसल वो अगले स्टेशन पर ही उतर गई थी। घर जाने का नाटक करना देवी का एक प्लान था। वो लेजी से कहती है कि मैंने पहले दिन पार्टी में ही तुम्हें ईश्वर को ब्लैकमेल करते हुए सुन लिया था। मैं अब तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। ईश्वर तुमसे दूर रहना चाहता है, लेकिन तुम उसे ब्लैकमेल कर रही हो, इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आई हूँ। ईश्वर वीडियो कॉल पर यह सब कुछ देख रहा होता है। वो देवी को रोकने के लिए ऑफिस से घर आने लगता है। इधर देवी लेजी को फर्स्ट फ्लोर से धक्का दे देती है और नीचे गिरकर लेजी की मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद ईश्वर अपने घर पहुंचता है, लेकिन तब तक अपने प्लान के मुताबिक देवी अपने घर के लिए निकल चुकी थी। इधर लेजी की लाश देखने के बाद ईश्वर देवी को बचाने के लिए घर के सारे फिंगरप्रिंट्स मिटाता है और फिर ऐसे सबूत छोड़ता है जिससे कि पुलिस का शक ईश्वर के ऊपर आए। उसकी कहानी सुनने के बाद चलपति उससे कहता है कि हमें अगले स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज से पता चला था कि देवी वापस घर आई थी और उसका टिकट भी हमें तुम्हारे घर में गिरा हुआ मिला था। ईश्वर उनसे कहता है कि आप सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दीजिए, लेकिन मेरी देवी को छोड़ दीजिए। जिसके बाद चलपति कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी का 2 बड़ा केस एक साथ सॉल्व हुआ है। एक डी गैंग के सारे गुंडे मारे गए हैं और दूसरा हमने ड्रग्स के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ लिया है। दरअसल लेजी पैराडाइज वाले बाबा के साथ मिलकर ड्रग्स इंपोर्ट करती थी। पुलिस उसे ढूंढ रही थी। वो तुम्हारे घर पर तुम्हें ब्लैकमेल करने नहीं, छिपने के लिए आई थी और उसकी लाश देखने के बाद मुझे लगा कि तुम भी इसमें शामिल हो। खैर, अब हमने बाबा को भी पकड़ लिया है तो तुम जा सकते हो। वो लोग ईश्वर और उसकी वाइफ को छोड़कर लेजी के केस को सुसाइड केस बताकर बंद कर देते हैं। सबसे आखिर में हम देखते हैं कि ईश्वर और देवी एक साथ होते हैं, लेकिन देवी ईश्वर से कहती है कि शायद मैंने गलती कर दी, मुझे लेजी को होटल में ही रहने देना चाहिए था। वो होटल में होती तो शायद उसके साथ ऐसा नहीं होता। मतलब कि देवी को नहीं पता था कि ईश्वर ने वीडियो कॉल पर सब कुछ देख लिया था। वो सब कुछ जानता है। ईश्वर उसकी बातें सुनकर सिर्फ मुस्कुराता है और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है।